नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं राकेश शर्मा, विहारिका ज्योतिष चैनल से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि पिछले सप्ताह वास्तु के बारे में आपसे हमने चर्चा की थी और हमारे चैनल में हमने आमंत्रित किया था हमारे बड़े भाई श्री राधेश्याम जी शर्मा, जो प्रसिद्ध ज्योतिषविद और वास्तुविद है। आज फिर आपको हमने आमंत्रित किया है वास्तु की जानकारी देने के लिए। मैं चाहता हूं कि श्री राधेश्याम जी शर्मा आप ईश प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार साथियों। किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व अपने भगवान को याद कर लेना चाहिए। तो हम भी बाल मुकुंद भगवान का ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पर नन्हे मुन्ने भगवान बाल मुकुंद की झांकी का वर्णन किया गया है। प्रलय काल के समय पर वो अक्षय वट के पत्ते के ऊपर आराम से शयन कर रहे हैं और अपने हस्त कमल से चरण कमल को पकड़ करके मुख कमल में ले जा रहे हैं। नन्हा बालक जैसे अंगूठा चूसता है, इस स्थिति में भगवान है। प्रलय काल के इस समय में भगवान ने सारी सृष्टि को अपने अंदर विलीन कर लिया। फिर विचार किया कि एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, बहुत सारा हो जाऊं। तो उन्होंने इस सृष्टि की रचना कर दी, सृष्टि को सुंदर बनाने का काम आरंभ कर दिया। और हमारा ये वास्तु शास्त्र इसी प्रकार से सृष्टि की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, भोजन, वस्त्र और मकान। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास स्वयं का एक मकान हो और मकान ऐसा हो जिसमें उसे प्रसन्नता हो। जैसे ही वो घर के अंदर आए उसे बड़ा अच्छा महसूस हो, परिवार वालों के साथ सुख शांति के साथ वो रहे। अब अच्छा सा मकान के बारे में पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि अच्छे मकान की क्या विशेषता होती है। व्यक्ति भूखंड खरीदता है। अब भूखंड वो कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी जगह पे भूखंड ले। वास्तु शास्त्र के अनुसार वो नक्शा भी बनवाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस भूखंड का परिवेश कैसा है, उस परिवेश पे भी वास्तु की ओर से ध्यान होना चाहिए कि हमारा भूखंड कैसा हो, उसके आसपास का प्राकृतिक परिवेश कैसा हो। तो हम श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा जो वास्तुविद है, आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि वास्तु के अनुसार आवासीय भूखंड का आसपास का परिवेश कैसा हो। वैसे वास्तु विज्ञान के अनुसार आवासीय भूखंड को खरीदने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत सारे आवासीय भूखंड ऐसी जगह पे जो हमसे पहले लोगों ने खरीद करके बना रखे हैं और हम उनमें रह रहे हैं, तो वहां पर भी क्या है इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। वैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार आवासीय भूखंड लिए जाए तो धर्म स्थान देव स्थान का ध्यान रख लेना चाहिए। धर्म स्थान देव स्थान से इनकी थोड़ी दूरी रहे, ऐसा सोचना चाहिए। एक संसार के सत्य को बताने वाले मुक्ति धाम वाले रास्ते पर का भी विचार होना चाहिए। मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती, तो जलाशय का भी ध्यान इसमें रखा जाए। पहाड़ी, चिकित्सालय, वनस्पति, इन सब का ध्यान रख करके आवासीय भूखंड को लेना चाहिए, क्रय करना चाहिए। अगर इनकी स्थिति सही होगी तो हमारा आवासीय भूखंड आनंददायक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भूखंड के पास में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि भूखंड के पास में धर्म स्थान के बारे में बताया। अब धर्म स्थान तो अक्सर भूखंड के पास में मिलते हैं, लेकिन कहां पर होने चाहिए, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए।
धर्म स्थान या देव स्थान वैसे पवित्र स्थान होते हैं। इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहती है और सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। धर्म स्थान या देव स्थान कोई भी हो सकता है, हर जगह एक शक्ति रहती है, परब्रह्म परमात्मा की, और उस पवित्र शक्ति रहती है। उसके द्वारा निकलने वाली ऊर्जाएं व्यक्ति को प्रभावित करती है, व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है और उनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। देख लीजिए, अब जैसे किसी धार्मिक स्थल के सामने यदि अपना मकान है, भूखंड है, धर्म स्थान के ठीक सामने वाले स्थान पर यदि आपका आवासीय भूखंड है, आवासीय मकान आपका पहले से ही विद्यमान है, आप वहां पर रहते हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा रहेगी, आप सकारात्मक बने रहेंगे, आपकी निरंतर प्रगति होती रहेगी। ये उस स्थिति में होता है जब आप धर्म स्थान के ठीक सामने स्थान है आपका आवासीय भूखंड है। यदि धर्म स्थान के दाहिनी तरफ आपका आवास है, चारों दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, धर्म स्थान के सामने वाले हिस्से में यदि आपका मकान है, आपका आवासीय भूखंड है, तो आपको काफी ज्यादा लाभ और सुख शांति देगा। दाहिनी तरफ यदि है तो आपके आय व्यय को संतुलित करने वाला स्थान है दाहिनी तरफ का। आप धर्म स्थान के दाहिने तरफ किसी तरफ की दुकान लगाइए, औद्योगिक कार्य कीजिए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और धर्म स्थान पे देव प्रतिमा के, देव विग्रह के बाएं हाथ की तरफ यदि आपका आवासीय भूखंड है, तो ऐसी स्थिति में आपकी सदैव रक्षा होती रहेगी, क्योंकि वो देव मूर्ति आपकी सुरक्षा करेगी बाईं तरफ से लेकर के। तो ये धर्म स्थान के सामने आपका मकान है, अच्छा रहेगा, दाहिनी तरफ है निवास भूखंड, अच्छा रहेगा, बाईं तरफ है तब भी आपकी सुरक्षा रहेगी। लेकिन इतना सा ध्यान रख ले कि धर्म स्थान के पिछवाड़े भूखंड खरीदने से बचे, क्योंकि भगवान श्री हरि के श्री विग्रह के सामने, परमात्मा के स्वरूप के सामने किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती है। और व्यक्ति के अंदर अपने कर्म के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं रहती है। जब हम मंदिर पर देव दर्शन के लिए जाते हैं, आराधना करने के लिए हम जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए हम धर्म स्थान पर जाते हैं, तो ऐसे समय में हमारे साथ जुड़ी हुई नकारात्मक इच्छाएं दूर हो जाती है। हमारी नकारात्मक भावनाएं जब दूर हो जाती है, तो वो दूर होने का कारण भी क्या है कि वो भगवान श्री हरि के या पवित्र स्थान के सामने टिक नहीं पाती है, इसलिए मनुष्य को छोड़ करके वो दूर हो जाती है। जब वो दाहिनी तरफ जाती है धर्म स्थान के, तो वहां भी परमात्मा के हाथों के कारण रुक नहीं सकती, बाईं तरफ भी रुक नहीं सकती, और वे मंदिर के पिछवाड़े में जाकर के छिप जाती है, जिसके कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ जाता है लोगों को, मंदिर के पिछवाड़े रहने वाले को, क्योंकि वहां पर नेगेटिव एनर्जी विद्यमान रहती है। अब धर्म स्थान के पास में हमारा भूखंड है, हमने मकान बना लिया है, हम रहते हैं। अब उसका समाधान क्या है? यदि जैसा कि आपने बताया ऊर्जा के बारे में, धर्म स्थान कहाँ होना चाहिए, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उसका क्या समाधान है? क्योंकि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है, तो कृपा करके बताएं कि उसका समाधान क्या है। वैसे धर्म स्थान के पिछवाड़े में हमारा आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान हमें रखना चाहिए। जिस समय पिछली नेगेटिव एनर्जी धर्म स्थान के पीछे आकर के एकत्र होती है, इससे बचने के लिए पीछे रहने वाले निवासियों को चाहिए कि अपने मकान का वातावरण सात्विक रखें, किसी प्रकार से ऐसा कार्य नहीं करे जिससे देवी शक्ति को नाराज होना पड़े।
धर्म स्थान की सीमा से कुछ स्थान छोड़ करके, कुछ जगह छोड़ करके, रास्ता निकाल करके अपना मकान बनाना चाहिए। किसी स्थान के पीछे यदि आपका आवासीय भूखंड है तो 2 या 3 फीट का रास्ता उस धर्म स्थान की जगह से पीछे ले लेना चाहिए, आपको पीछे रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो नेगेटिव एनर्जी है वो पीछे उस रास्ते में रुक जाएगी, आपके मकान तक प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपके मकान में निरंतर ईश्वर का स्मरण किया जाता है, मकान में दीपक जलाया जाता है, अपने धर्म इष्ट देवता की प्रार्थना की जाती है, तो ये नेगेटिव एनर्जी वहां से दूर हो जाती है और धर्म स्थान के पीछे मकान बनाने वाले को कष्ट सहन नहीं करना पड़ता है। धर्म स्थान के पीछे यदि मकान होता है तो अधिकांश व्यक्तियों के पास में आर्थिक और शारीरिक कमियां हो जाती है। इसीलिए अपने आप को सुधारने के लिए अपने इष्ट देवता की नियमित प्रार्थना चालू रखें। जैसा कि आपने बताया कि जैसे मुक्तिधाम वगैरह इनके पास में भी मकान बनाए जाते हैं, और बड़े शहरों में, महानगरों में इनमें तो बड़ी समस्याएं रहती है। और हर जगह पहले मुक्तिधाम वगैरह शहर से दूर होते थे, गांव से दूर होते थे, लेकिन अब यह समस्या के चारों तरफ भूखंड पे लोगों ने मकान बना लिए हैं। तो क्या वहां भी कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, और यदि ऐसा है तो उसका समाधान क्या है? वैसे मुक्ति धाम में अधिकतर नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होती है। ये नकारात्मक ऊर्जा होने का कारण यह होता है कि हमारे मन में ये भ्रांति हो चुकी है कि ये मुक्ति धाम है और यहाँ पर हर तरह तरह की कठिनाइयां, तरह तरह की समस्याएं अपने सामने दिखाई देती है। मन के अंदर एक अज्ञात भय सा हो जाता है। ये भय ही मनुष्य को नकारात्मकता की तरफ डालता है। इस भय से बचने के लिए आजकल गांव में तो मुक्ति धाम बहुत दूर होते हैं, एकांत स्थल पे रहते हैं, लेकिन शहरों में ये दिक्कत वाली स्थिति हो गई है। कई बड़े महानगरों में तो मुक्ति धाम शहर के बीचों बीच भी हो गए। तो ऐसे इनकी नकारात्मकता से बचने के लिए रास्ते में, मुक्ति धाम के रास्ते में जिनके मकान है वो अपने मकान के मुख्य द्वार को सुसज्जित रखें। मुख्य द्वार के यहाँ पर यदि उपयुक्त जगह हो तो तुलसी या अन्य पवित्र पौधों का, वनस्पति का रोपण करें, उससे नकारात्मकता से बचा जा सकता है। कई सारे ऐसे मकान बने हुए हैं जहां पर आसपास में जलाशय या जल भराव की स्थिति भी होती है। क्या वहां पर भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है? जलाशय जल तो बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन क्या भूखंड के पास में जल है तो कहां पर शुभ होता है? वैसे जल तो बड़ा पवित्र होता है। जल को हमारे धर्म के अनुसार देवता के रूप में माना गया है। जलाशय धरती के अपने आवासीय भूखंड के पास हो तो वो कोई गलत नहीं होता है, लेकिन जलाशय के पास अगर आपका भूखंड है तो आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ेगी। पहली सावधानी तो इस तरह की रहेगी कि आपके आवासीय भूखंड से जलाशय तक जाने से पहले रास्ते में कोई अवरोध खड़ा किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे दौड़ते दौड़ते जाते हैं और जाकर के उनके जल में अपघात भी हो सकता है। तो उनसे बचाव के लिए रखना चाहिए। जलाशय से दूरी पर मकान हो तो बहुत अति उत्तम होगा, और अगर दूरी में नहीं है तो वहां इस प्रकार की रुकावट रखी जाए कि हमें किसी प्रकार की हानि नहीं हो सके। जलाशय में तरह तरह के जीव जंतु विद्यमान रहते हैं। कभी कभी वो बाहर आ जाते हैं और वो हमारे भूखंड में आकर के हमें नुकसान भी पहुंचा सकते, इसलिए भी जलाशय से थोड़ी दूरी पर रह करके अपना भूखंड रखना चाहिए। जलाशय किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन दक्षिण और पूर्व वाले क्षेत्र में जलाशय नहीं होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व वाले क्षेत्र में अपने मकान के अंदर आप किसी प्रकार का बोर नहीं करें, पानी का कोई क्षेत्र नहीं बनाएं,
आजकल टैंक इत्यादि बनाते हैं, वो भी दक्षिण और पूर्व के कोने में नहीं बनाया जाए, क्योंकि दक्षिण और पूर्व का कोना अग्नि कोण कहलाता है। अग्नि देवता का उसमें निवास रहता है। अग्नि और जल के बीच में एक स्वाभाविक दुश्मनी होती है। यदि इस कोने की तरफ जलाशय होगा तो हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती है। इसीलिए जलाशय का निर्माण, जलाशय की स्थिति हमारे मकान के दक्षिण और पूर्व के कोने में नहीं हो, यही ज्यादा अच्छा है। अधिकांश व्यक्ति भूखंड ऐसी जगह लेते हैं जहां प्राकृतिक परिवेश हो, पहाड़ी हो, ऊंचा स्थान हो। क्या ऐसी जगह भी भूखंड हमें लेना चाहिए? भूखंड हम ले सकते हैं, कहीं भी लिया जा सकता है। पहाड़ी पर भी लोग मकान बनाते हैं, लेकिन एक इतना सा ध्यान रखा जाए कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की तरफ ऊंचाई नहीं हो। चारों दिशाओं से हमें नई नई अन्य चीजें प्राप्त होती है। पूर्व दिशा से सुख शांति आती है, समृद्धि आती है घर से, और उत्तर दिशा से संपत्ति हमारे घर में आती है। और आज के जीवन में सुख शांति समृद्धि और संपत्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि पूर्व का क्षेत्र अथवा उत्तर का क्षेत्र ऊंचाई वाला हो तो वहां से आने वाली सुख शांति और समृद्धि नीचे ढलान की तरफ चली जाती है। अतः ऐसे मकान में मानसिक रूप से अस्थिरता रह सकती है, और इनसे बचने का एक ही उपाय है। हमारा मुख्य द्वार यदि पूर्व और उत्तर का है तो उसको सुसज्जित रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए, ताकि धन शांति की कमी भी नहीं आएगी और हमारा जीवन अच्छा चलता रहेगा। तो पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचाई वाला क्षेत्र पूर्व और उत्तर का नहीं हो, वहां पर सुख शांति और समृद्धि टिकती है। आज आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि वास्तु के अनुसार आवासीय भूखंड कहाँ होना चाहिए, और यदि कुछ ऐसे स्थान है, देव स्थान, मुक्तिधाम, जलाशय, पहाड़ी इत्यादि के नज़दीक है, तो उनका समाधान क्या है यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है। बहुत अच्छी जानकारी दी। और अगले एपिसोड में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मकान में जो सभी एक बगीचा बनाते हैं, कई प्रकार की वनस्पतियां लगाते हैं, तो मकान में कौन सी वनस्पतियां शुभ रहती है और मकान के किस तरफ कौन सी वनस्पति होनी चाहिए, इसके बारे में आप सब देखते रहिए, इंतजार करिए वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड का। सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हमारे बिहारी का ज्योतिष चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।